आज विश्व कविता दिवस है, वर्ल्ड पोएट्री डे। हमारे साथ आज हैं गोविंद पाल जी। आपकी कई पुस्तकें कविताओं की आ चुकी हैं, खासतौर पर बच्चों के लिए लिखना इनकी एक पैशन है, बच्चों के लिए लिखते हैं। मुन्ना बोला ये 2003 में प्रकाशित हुआ। हाटूर नीचे मानुष ये बांग्ला में है, 2004 में आया। चिंटू का वादा ये भी एक बाल कहानी संग्रह है, 2005। टकला बाबा ये भी बाल नाटक संग्रह है, 2005। बोनसाई कविता संग्रह, जैसा कि नाम है, छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है, 2009। सौम्य बोधोध्वनि बांग्ला कविता संग्रह, ये 2022 में आया। पाल दादा को ढेर सारे सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। हाल ही में नेपाल में भी सम्मानित होकर आए हैं। और यहाँ कुछ जो खास अलंकरण इन्हें मिला है उनके बारे में बात करते हैं। अखिल भारतीय अंबिका प्रसाद दिव्य रजत अलंकरण 2006 में इन्हें अलंकृत किया गया। शब्द रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया गया 2012 में। अखिल भारतीय काव्य संग्रह प्रतियोगिता में बोनसाई को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में रामसेवक सक्सेना स्मृति बाल साहित्य सम्मान बाल साहित्य शोध केंद्र भोपाल में डॉक्टर राष्ट्रबंधु के करकमल द्वारा पुरस्कृत हुए। 2009 में बाल वाटिका सृजन सम्मान मिला राजस्थान के भीलवाड़ा में। 2010 में बाल साहित्य शिखर सम्मान मिला खटिया उधम सिंह नगर उत्तराखंड में। 2011 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सेवी संस्थान इलाहाबाद द्वारा साहित्य शिरोमणि सम्मान दिया गया। आइए अब हम दादा से बात करते हैं कि आज कविता दिवस पर उनके पास क्या कुछ कहने के लिए, क्या कुछ शेयर करने के लिए है। तो दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्टूडियो में। धन्यवाद। तो आप कृपया बताएं कि अभी नेपाल में जो सम्मान आपको मिला था, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। नेपाल में अभी मुझे 26 फरवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय नोबेल टैलेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो मेरे समग्र साहित्य लेखन उत्कृष्ट लेखन के कारण ये सम्मानित किया गया। इस तरह से पूरे विश्व के साहित्यकार लोग वहाँ उपस्थित हुए थे, और जिसमें छत्तीसगढ़ से मुझे साहित्य के विधा में मुझे सम्मानित किया। भंडारीलाल अहिर वहाँ के जो नेपाल सरकार के जो कृषि राजस्व मंत्री है, उनके हाथों सम्मानित किया गया। और बहुत सारे अनुभव मुझे मिला नेपाल में जाकर, और ये सम्मान मेरा सम्मान नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का सम्मान को मानता हूँ। अच्छा, नेपाल का दर्शन कैसा लगा? वो लोग बताते हैं कि नेपाल में देवनागरी का इतना उपयोग होता है कि वहाँ सारे अंक देवनागरी में लिखे जाते हैं, सारे बोर्ड हिंदी में ही होते हैं। एक्चुअली जब मैं पहले गया तो मैं ऐसी सोच रहा था, जब नेपाल के अंदर गया तो हमें पता लगा कि अरे ये तो पूरा हमारे भारत जैसा ही है, और वहाँ भारत की करेंसी आराम से चलता है, और वहाँ जितने भी हमारे होल्डिंग है, पोस्टर, सब देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है। और खासकर वहाँ तरह तरह की बोलियाँ है जो अवधि ज़्यादा प्रचलित है। जिस क्षेत्र में मेरा सम्मान हुआ नेपालगंज और लुम्बिनी प्रांत है वो, और नेपालगंज में पूरा जितने लोग आए थे सब हिंदी बहुत ही सुंदर तरीके से बोलते हैं, और उनकी भाषा हमारे शैली से कोई अंतर नहीं है। अवधि में हिंदी में वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा था। नेपाली भाषा है और कुछ मैथिल भाषा है, तरह तरह के प्रांत के अनुसार वहाँ तो सब वर्ग तो मिला के, लेकिन उनका मूल जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है नेपाली में। बस अपन साहित्य यात्रा की चर्चा करते हैं। हाँ, ये कब शुरू किया आपने कविता लिखना? 1989 मतलब 1979 से मैं लिखना प्रारंभ किया। उसका आपकी उम्र क्या रही है? उसका उस समय उम्र मेरे करीब उसके 18 साल 19 साल का था। मैं 19-20 साल का था, 19 साल का था। तो क्या प्रेम की कविताएं होती थी? नहीं, उस समय प्रेम की कविता नहीं थी। मैं थोड़ा शुरू से ही एक तुकबंदी और जोशीला कविता लिखते थे, और एक घटना से प्रेरित होकर मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरित किया था। आप कहानियां भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, तो आप दोनों में से कविता लिखना से प्रारंभ किया था। कहानियां के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन जब धीरे धीरे कविता के बारे में जैसे जैसे घुसते गए, तब धीरे धीरे मैं बाल कहानियां लिखना शुरू किया, बच्चों की कहानियां लिखना शुरू किया, और बच्चों के नाटक लिखना शुरू किया, बच्चों की कविता लिखना शुरू किया। क्योंकि ऐसे कहा जाता है बाल सहज लिखना बहुत कठिन होता है, बाल साहित्य लिखना प्रौढ़ साहित्य से ज़्यादा कठिन है।
क्योंकि आपको बाल साहित्य के अंदर लिखने के लिए आपके मन को बाल साहित्य के जैसे ढालना पड़ता है, बहुत सारे शब्दों का चुनाव करना पड़ता है। उनके बच्चे का कोमल मन बहुत ही सहृदय और सहज होता है, उसी तरह से आपको लिखना पड़ता है बच्चों के लिए। बच्चा बनना पड़ता है तब जाके बच्चे तो लिख सकते हैं। बच्चे का लिखना बहुत ज़्यादा कठिन है प्रौढ़ कविता से। अब पूरी दुनिया में माना जाता है कि बाल साहित्य की रचना करना सबसे ज्यादा कठिन कार्य है उसे। हाँ, ना तो आप शब्दों से बहुत ज्यादा खेल सकते हो, और हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं बच्चों के लिए लिख रहा हूँ, बच्चों के लिए लिख रहा हूँ तो उनको समझ में आएगा या नहीं, कनेक्ट होंगे कि नहीं। बहुत ही समझदार है आजकल के कंप्यूटर बच्चे हैं। आप जो सवाल करते हैं उसका उत्तर वो लोग खुद खोजते हैं, खुद उत्तर जानते हैं। और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, आजकल के बच्चों के सवालों का जवाब देना वाकई बहुत कठिन होता जा रहा है। क्योंकि एक जमाना था हम लोगों का, मतलब 1960s में पैदा हुए जितने भी लोग हैं, तो हमारे पास सिवा पढ़ने और खेलने को कुछ होता नहीं था। बहुत ज्यादा हुआ लाइब्रेरी से 2-4 किताबें लाई पढ़ लिए, या घर में अखबार या पत्रिकाएं आती, उस समय पत्रिकाएं ज्यादा आती थी। तो हम लोगों का बचपन बाल साहित्य के साथ ही गुजरा है। तो वो एक दौर था। आज के बच्चे टेलीविजन से, इंटरनेट से, कार्टून से ऐसे ऐसे सवाल लेकर हमारे सामने आके खड़े होते हैं, जिनके बारे में कभी कभी तो हमें खुद को भी कुछ नहीं पता होता है। तो उनके साथ खुद को अपडेट करना होता है। हमारे समय में क्या था कि हम अपडेट होते थे पेरेंट्स के साथ, अब पेरेंट्स बच्चों के साथ अपडेट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कहानियां कैसे लिख पाते हैं उनके लिए? और बच्चों के साथ में घुल मिल जाता हूँ बहुत जल्दी में, और अपने बाल मन को याद करता हूँ, बच्चों के ज़माने की याद करता हूँ। कई घटनाएं ऐसे हैं जो मैंने अपने जीवन में घटित हुई है, उस घटना को मैंने लिखने का प्रयास किया, और ताकि वो घटना से कविता और कहानी अगर लिखेंगे तो कहानी के अंदर सीख भी देनी चाहिए। हमारे गांव में एक बुजुर्ग रहते थे और सिर्फ एक भी बाल नहीं था, तो बच्चे लोग उसको पीछे पीछे चिढ़ाते थे, टकला बाबा। बेचारे बुजुर्ग थे तो चिढ़ते थे, लेकिन बच्चे को मजा आता था। बच्चे का मन जो जितना चिढ़ता उसके पीछे पीछे पड़ते थे। तो उस कहानी को मैंने उठाया। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, बच्चे लोग थोड़ा सा शरारती हुआ था, तो क्या हुआ, उनके जो जाते हैं जिस वहाँ एक गड्ढा खोद दिया, बच्चे लोग मिल के गड्ढा खोद दिया, और उसके गड्ढा खोद के उसके ऊपर कुछ पत्थर कुछ लकड़ियाँ डाल दिए, कुछ पत्तियाँ डाल दी। सच्ची घटना बता रहा हूँ, डाल दिया उसको, ताकि वो बुजुर्ग वहाँ से जाए और उसके गड्ढे में गिरे और मजा देखे हम लोग। तो ये करके ऐसा करके झाड़ी में छिप गए बच्चे लोग। औरत के चीखने की आवाज आई, और औरत के जैसे चीखने का बच्चे दौड़ गया, देखा कि जिसने गड्ढा खोदा था उसी को मार जाके गिर गई। तो सबक भी है कि हाँ, ये कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिरते हैं, वो सबक भी उसके माँ जब तक वो बुजुर्ग आ जाता है, आके देखकर उसको पैर की हड्डी टूट जाती है उसकी माँ की, वो बुजुर्ग उठा के तुरंत बैलगाड़ी में लेके हॉस्पिटल ले जाता है। तो बोलते हैं कि देखिए आप, मैं तो कह रहा था ना कि आप मानते नहीं थे, मैंने बच्चों को इतना सारा नहीं करना चाहिए कि बड़े बुजुर्ग का भी लिहाज नहीं, उनके शारीरिक क्षति तक पहुँचाने की चीज़। कि स्कूलों में पोएट्री का रेसिटेशन, डिबेट्स, एलोक्यूशन, ये कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होते थे, और इनको हमेशा टॉप प्रायोरिटी में रखा जाता था। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, जिसे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोल रहे हैं, इसके अंदर भी लोगों के अंदर बोलने की क्षमता, उनकी शब्द सामर्थ्य, उनका इसको एनहांस करने की बातें हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अपना रेसिटेशन में पार्ट मिसिंग हो गया, किसी स्कूल में है अभी, उन्होंने उसके साथ में डिक्लेमेशन जोड़ दिया है। ये कविता आप पढ़ोगे तो उसके साथ में आप चिड़िया होगी तो ऐसे ऐसे करोगे, बादल ऐसे ऐसे करके ले जाओगे, तारे टिमटिमाएंगे, मगर ये 3री-4थी क्लास में जाके खत्म हो जाता है। तो ये कितना होना चाहिए और किस क्लास तक होना चाहिए? कविता के साथ या कोई कहानी के साथ जब उसका फोटो या चित्र दिखाएंगे तो जल्दी उसका मतलब आत्मसात कर देते हैं बच्चे। ये भी जरूरी है कि बच्चे किस तरह से ग्रह क्षमता उसके बढ़े और किस तरह से सर्वांगीण विकास हो बच्चों में, ये ध्यान देना जरूरी है। नहीं, मेरा सवाल इसलिए भी ये था कि बच्चे जब बोलते हैं, रेसिटेशन कॉम्पिटिशन क्लास 8 तक हमने किया है, तो बोलने की शुद्धता आती है, लोग बोलते हैं, अपनी आवाज खुद सुनते हैं, दूसरों को बोलता हुआ सुनते हैं, उसके बाद आमतौर पर लोग चुपचाप पढ़ते हैं, मन ही मन पढ़ते हैं। तो बोलने की उनकी जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। अचानक मंच पे खड़ा कर दो, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, या तोतलाने लगते हैं या तो हड़बड़ाने लगते हैं, हकलाने लगते हैं। उसके पीछे भी कारण ये है कि आपको बच्चों में बचपन से कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। कैसे? उस कॉन्फिडेंस तभी आता है जब उसको मंच में खड़ा करो, 10 लोगों के बीच में उनको पार्टिसिपेट करने दो, उनको बोलने के आज़ादी दो, और
उनको इंकरेज करो, तब वो बोलने की सीखेंगे। डर खत्म करो। हम लोगों को जैसे क्या होता था, हम लोग बचपन में ये सब चीज़ में पार्टिसिपेट करते, हम लोग नाटक में भाग लेते थे। जब छठी सातवीं पढ़ते थे ना, हम लोग नाटक भी करते थे, क्रिकेट खेलते थे। हमारे स्कूल में एक अलग अलग कॉम्पिटिशन होता था, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो उससे क्या, हमारे बोलने की क्षमता, लोगों के सामने डर खत्म हो जाता है। तो जब तक आप लगातार बोलोगे नहीं, उस तरह से आप सामने लोगों के सामने अपना एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन नहीं करोगे, तो झिझक तो आएगा ही। तो उस झिझक को दूर करने के लिए इस तरह से करना जरूरी है। जोर जोर से पढ़ना भी जरूरी है। हाँ, जोर से पढ़ने से क्या होता है, आपके उच्चारण में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई भी। अच्छा, आप तो बंगला और हिंदी दोनों में ही साहित्य रचना करते हैं, तो बंगला कहाँ से सीख लिया? भिलाई वाला तो बंगला पढ़ लिए थे। देखिए, मेरा पढ़ाई लिखाई हिंदी मीडियम में हुई है, लेकिन मातृभाषा है, लेकिन बंगला प्रति एक मेरा रुझान था शुरू से। तो अपने इंटरेस्ट से बंगला सीखा है। फिर रविन्द्रनाथ को, शरद चंद्र को, बंकिम चंद्र को, सुनील गंगोपाध्याय और बाकी जितने बड़े बड़े जो बंगला के साहित्यकार, सत्येंद्रनाथ दत्त हो गया, ये और जय गोस्वामी, इनके साहित्य पर रचना को पढ़ने शुरू किया। तो उनके पढ़ते 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 इसके बाद फिर बंगाली साहित्य संस्था के साथ, संगठन के साथ जुड़े। उसके बाद खुद सीख लिखना पढ़ना सीखा। इसके बाद तो आपकी कुछ कविताएं? हाँ, देखिए, सबसे पहले आज जो विश्व कविता दिवस है, उस विश्व कविता दिवस की शुरुआत 1999 को जो संयुक्त राष्ट्र विज्ञान संस्कृति संगठन, जिसको यूनेस्को बोलते हैं, 1999 21 मार्च को घोषणा किया था। लेकिन कविता क्या है, देखिए मैं कहना चाहता हूँ कविता के बारे में जो किया है, तो कविता क्या है, तो मैं अपने जो जीवन का अनुभव किया, इतना मेरा जो 40-42 साल का अनुभव है, कि शब्दों की जोड़ कविता नहीं, भावनाओं को छोड़ कविता नहीं, अंतर्वेद है कविता, मानव चेतना है कविता, सच्चाई की जीत है कविता, शब्दों के अमृत है कविता, अंतर्मन का साज है कविता, वक्त की आवाज है कविता, हर विधाओं का ताज है कविता। ये कविता लिखी नहीं जाती, कविता देखी नहीं जाती, कविता तो गीतों कैसे सरगम है, कविता तो जीवन कैसा संगम है, कविता अभिव्यक्ति कैसे सृष्टि है, कविता आपकी आपकी आपके शरीर मन की दृष्टि है, यही कविता। इस तरह कविता होनी चाहिए। और जहाँ तक ये कविता के बारे में, कि मैं कविता, जो कविता के बारे में जो मैं जानता, मैं समझा हूँ, आपके सामने कुछ कविता के बारे में आपको आज जो बोलूँ, पूरी कविता पर एक कविता है। अनगिनत पगडंडी से गुजरते हुए सदियों बाद एक विश्वास, एक आस्था जन्म लेती है, और यही आस्था विकासशील चेतना को जिंदा रखने का पोषक है। आस्थाएं जो मर चुकी है, उसे मारने का पाप करने वालों से कौन लेगा हिसाब? उसके मरने में जो समय या सदियां को संघर्ष का हिसाब किससे लोगे? कब तक मुंह छिपा फिरोगे? पर याद रखना, तुम भी नहीं कर सकते हो कलम इस गुनाह से। उसके मौत का जिम्मेदार तुम भी हो, क्योंकि तुम भी इस संक्रमण काल की साक्षी हो। जब उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तुम छाती पर पुरस्कारों के तमगे लगाए अपना वजन बढ़ाने में लगे हुए थे। जब वह अंतिम लड़ाई लड़ते हुए आखिरी सांसें गिन रही थी, उसके हथियार बनने के बजाय अपने अपने दायरे में शब्दों की टपली पीटते हुए बढ़ाते रहे अपने कलम की ओहदे। अब उसे दफनाने के बाद ठहरा रहे हो एक दूसरे को गुनाहगार, उछाल रहे हो एक दूसरे पर कीचड़ राजनेता की तरह। दरअसल कविता 4 दीवारी के अंदर एसी कमरे में बैठकर ये पुरस्कारी सोने के तस्तरी में गरीबी पर कविता पढ़ रहे हैं, रोटी का किस्सा सुना रहे हैं, पर हमारी कविता गरीब के पेट से निकलकर कोठी के पिछवाड़े में बसी पड़ी है। उनकी कविता पॉलिश की हुई जूतों की चमक, ढाबों, होटलों और रेस्तराओं के चमकदार बर्तनों के प्रतिबिंब है, और इधर कविता वक्त और जिंदगी के सामंजस्य में अपनी अंतर्वेदना को अभिव्यक्ति के लिए छटपटा रही है। दरअसल आज कविता उन्हीं गलियारों में गुजर कर अंधेरे में या किसी वीराने में खुद ही अपने वजूद को तलाश रही है। कि मैंने फूलों से उसकी खुशबू मांगी,
मैंने फूलों से उसकी खुशबू मांगी, उसने कहा ये तो मेरा फर्ज है, उसे झट अपनी खुशबू दे दी और उसने मेरा फर्ज याद दिलाया। मैं शर्मिंदा हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने बादल से कहा जरा बरस कर दिखलाओ। उसने कहा धरती से लिया हुआ पानी का कर्ज मुझे याद है, उसने तो बरस कर दिखा दिया, पर उसने मेरा कर्ज याद दिलाया। मैं शर्मिंदा हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कोयल से कहा जरा मीठी बोली सुना। उसने कहा हमेशा मेरा प्रयास रहता है, उसने तो मीठी बोली सुना दी, उसने मेरी बोली याद दिलाई। मैं शर्मिंदा हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने पवन से कहा जरा शीतल मन चल कर दिखला। उसने कहा ये तो मेरा स्वभाव है, उसने चल कर दिखा दिया, पर उसने मेरा स्वभाव याद दिलाया। मैं शर्मिंदा हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कमल से कहा हमेशा कोमल बन के रहो। उसने कहा जरा छू कर देख लो मेरी कोमलता। मैंने उसकी कोमलता छू कर देख ली, पर उसने मेरी कोमलता याद दिलाई। मैं शर्मिंदा हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया। देखिए कविता का निचोड़ देखिए, उन सब ने मिलकर जब मुझे मनुष्य होने की याद दिलाई तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया, मैं शर्म से पानी। बहुत